नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग को किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। स्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? ठीक है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? यहाँ पर ऑप्शन है गाय, भेड़, बकरी या ऊंट। कौन सा प्राणी मरुस्थल में रह सकता है, मरुस्थल के अनुकूलन लायक है? ठीक है, तो देखिए गाय, ये तो मरुस्थल में रहने लायक नहीं है, ये स्थलीय क्षेत्र पर जमीन पर रहने वाले हैं। भेड़, ये भी मरुस्थल में नहीं रहने लायक है क्योंकि इसमें अनुकूलन मरुस्थल में रहने वाला नहीं है, ये भी स्थल पर रहने वाले हैं। बकरी, यह भी स्थलीय जीव जंतु हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊंट, ऊंट जो है यहाँ पर मरुस्थल का जहाज है। ऊंट क्या है? ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं, ये मरुस्थल के लिए ही बने हुए हैं। तो आखिर आप यहाँ पर अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि आखिर गाय जो है यहाँ पर मरुस्थल में नहीं रह सकती है, भेड़ नहीं रह सकते हैं, बकरी नहीं रह सकती, तो ऊंट क्यों रह सकता है? आखिर ऊंट का अनुकूलन क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि ऊंट का अनुकूलन से भी देखिए कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊंट का अनुकूलन हम देखेंगे लास्ट में। मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? 1001 बार प्रश्न आपके एग्जाम में अब तक पूछ दिया गया है, तो आप सभी देखिएगा और जानते भी होंगे ऊंट को, घोड़ा को, हाथी को या बकरी को। ठीक है, तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? आपको ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ऊंट की विशेषता अभी हम बता रहे थे, उसको आप देख लीजिएगा कि ऊंट आखिर किस कारण से इसको मरुभूमि का जहाज कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊंट का विशेषता होता है रेत पर चलने के लिए ऊंट के पैर लंबे और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण रेत की गर्मी से उनका शरीर कम प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आग है और आपका जो शरीर है यहाँ पर है, तो आप क्या होगा, ये ज़्यादा जलेगा, लेकिन आपका शरीर यहाँ पर है तो इतना दूर का लपक कम करेगा। ठीक है, इसीलिए ऊंट के क्या होता है, तो ऊंट के पैर देखिएगा बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। यही कारण है कि वह गर्मी को सह सकते हैं। उनके पंजे कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं। तो गद्देदार होने के कारण क्या होगा, तो बालू में उनका पैर नहीं धंसता है, इस कारण वो आराम से चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ऊंट के पीठ पर कुबड़ होते हैं। ऊंट के पीठ पर क्या होते हैं? कुबड़ होते हैं, जिसमें वसा संचित रहता है। भोजन नहीं मिलने पर ऊंट उसका उपयोग करता है। ठीक है, देखिए एक बात है कि एक बच्चा बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा पीठ पर कुबड़ है, कोई कहता है मेरे पीठ पर कुबड़ नहीं है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा कुबड़ है तो वो बहुत ही अच्छा है, तुम मरुस्थल में रहने लायक हो। क्यों? क्योंकि ये कुबड़ जो होते हैं मरुस्थल में बहुत दिनों तक पानी नहीं मिल पाता है, तो उसमें वसा में संचित रहता है जल, जिसको वह उपयोग कर सकता है, उतना दिन तक उसको प्यास नहीं लगता है। तो हर जगह पर जैसा जलवायु होता है उसके अनुसार सभी जीव जंतु वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के अनुसार ही ऊंट के पीठ पर कुबड़ होता है, उसमें वसा संचित रहता है और भोजन नहीं मिलने पर ऊंट उसका उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊंट बिना भोजन और पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। याद रखिएगा, ऊंट जो है
बिना भोजन और बिना पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रह सकता है, क्योंकि मरुस्थल में जब वे चलते हैं तो बहुत लंबे लंबे मरुस्थल ऐसे होते हैं जिसको पार करने में 10 से 12 दिन लग सकता है, लेकिन इस दिन अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अगला है, जल की बचत के लिए ऊँट मूत्र का त्याग बहुत कम करता है, यह सूखे मल का त्याग करता है, इसको पसीना नहीं आता है। देखिए ऊँट में क्या होता है, तो ऊँट को पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आएगा तो प्यास लगेगा नहीं, पानी शरीर से निकलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्या होता है, ऊँट जो होता है मूत्र का त्याग बहुत कम करता है, यानी जो हमारा हानिकारक पदार्थ जो पानी होता है वो मूत्र के जरिए भी निकलता है, जो कि ऊँट में बहुत कम होता है। मल त्याग जो करता है वो सूखा करता है, गीला नहीं करता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, इसका पानी का बचत होते रहता है, जो कि आपको 10-12 दिनों तक आराम से रह सकता है। ऊँट की आँखों की पलकें लंबी होती है और नासा द्वार मांसल होता है, जिसके कारण बालू को आँख और नाक के अंदर जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, ऊँट की आँखों की पलकें लंबे होती है, लंबे होने के कारण क्या होगा, तो बालू आँख के अंदर नहीं जा पाएगा। नासा द्वार मांसल होता है, जिसके कारण बालू को आँख और नाक के अंदर न जाने से रोकता है। ठीक है, कैक्टस, खजूर तथा नागफनी के पौधे अधिकांशतः कैसे क्षेत्र में उगाए जाते हैं, तभी आपको बताया गया था। कैक्टस कांटेदार पौधे, खजूर कांटेदार पौधे, नागफनी कांटेदार पौधे। ये कांटेदार पौधे जो होते हैं ये कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं, इसलिए यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैक्टस के पौधों की आप विशेषता थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न निकल के आपके आते रहते हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे जेटेट हो, पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैक्टस की क्या विशेषता होती है, इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। ठीक है, पहला। दूसरा होता है इनका तना मोटा और मांसल होता है, जिससे जल का संचयन हो सकता है। तो नागफनी का तना क्या होता है, मोटा होता है और उसमें मांसल भरा होता है, जिससे जल का संचयन हो सकता है, जल का संचयन उसमें किया हुआ रहता है। तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं, जो जल के वाष्पन को कम करते हैं। यानी तने की ऊपरी परत मोटी होने के कारण इस पर घने रोम होते हैं और ये जल का वाष्पन यानी जल को वाष्पित नहीं होने देते हैं, उसको कम करके रखते हैं। पत्तियां छोटी छोटी सल्क पत्र या कांटों के रूप में होते हैं, ये जल के वाष्पन की दर को घटा देते हैं ताकि जल का क्षय कम हो सके। तो इसमें यह गुण पाया जाता है कि ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सल्क पत्र कांटेदार के रूप में होते हैं, घटा देते हैं, जिससे जल का यहाँ पर कम बचत होता है। पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष कैसे उगते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में कैसे वृक्ष उगते हैं, वृत्ताकार, शंक्वाकार, झाड़ीदार या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं वो कैसा होते हैं, शंकु के आकार का होते हैं। कैसा होते हैं, शंकु के आकार का होता है। पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष इस तरह के होते हैं, जिससे कारण जब भी पानी हो तो वो झड़ाक से नीचे गिर जाते हैं। इस तरह के शंकु के आकार के जो है वहाँ पर वृक्ष होते हैं और सभी पानी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अगला है, पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है, पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है, इनकी खाल चमड़ी मोटे होते हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, याक जैसे जंतु पूरे बाल से ढके रहते हैं सभी। ठीक है, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है कि जो ठंडा अधिक पड़ता है। ठीक है, तो ठंडा अधिक पड़ने का इनकी विशेषता क्या होगी, तो इनकी खाल या चमड़ी मोटी होगी, जिससे इनको ठंडा नहीं लगेगा। इसमें बाल बहुत ज़्यादा होंगे, इनके बाल भी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इन्हें ठंड का असर नहीं होता है। और याक जैसे जंतु पूरा, यहाँ याक देखिएगा तो ये कंबल से भी ज़्यादा, कई वो कंबल के बराबर इनमें बाल होता है और उससे ढके रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी अगर ठंडा लग रहा है तो वहाँ पर इसका काम चल सकता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, मछली किससे सांस लेती है आपको बताना है। 1001 बार ही एग्जाम में आया वो प्रश्न है, आपके एग्जाम जेटेट में भी आ सकता है। ठीक है, आप देख के ही जाइएगा। और हम तो बता देते, देखिए आप जेसीईआरटी का टोटल यहाँ से नोट्स अगर दे के जाइएगा ना, तो आपको किसी तरह से पासिंग मार्क्स से ऊपर आपका आना फिक्स है और उतना प्रश्न आपका भिड़ेगा भी। इसलिए आप अभी से ही इसका सारा नोट्स और पीडीएफ लेकर के नोट्स बनाइए, और 1 घंटा अगर आप पढ़ने पर ध्यान देते हैं तो आपका जेटेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मछली का श्वसन अंग कौन होता है, नाक, पूंछ, गलफड़ा या गिल्स। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग कौन होता है, गलफड़ा कह लीजिए या गिल्स कह लीजिए, यही मछली का श्वसन अंग होता है। ठीक है,
अगला देखिएगा, व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग कहाँ होता है? गिल्स पर, सिर पर स्थित नासा द्वार, पूंछ पर। ठीक है, आप कभी जब समुद्र में या जहाँ पर व्हेल्स पाए जाते हैं वहाँ देखिएगा, तो व्हेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, एक ही बार देखिएगा, अगर वहाँ पर अगर नाव रहेगा तो एक बार सांस लेने के लिए पूरा ऊपर पानी से ऊपर निकलता है, जिससे कर पानी बहुत दूर तक फैल जाता है। ये क्या करता है, आखिर ये क्यों बाहर व्हेल्स निकल रहे होते हैं? ये व्हेल्स आखिर अपना मुड़ी क्यों बाहर निकाल रहे हैं, ये बताइएगा हमको। ठीक है, तो वे व्हेल्स इसलिए बाहर मुड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है, वे बाहर पानी से जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पर सिर पर स्थित नासा द्वार में उनका सांस लेने का जगह होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, अपने श्वास लेने के लिए हर यहाँ पर 15, 20, 25 मिनट के बाद जो जैसा है ये निकलते रहते हैं और फिर बाहर जाते हैं श्वास लेकर के। ठीक है, तो ये किसके लिए होते हैं? तो सिर पर स्थित नासा द्वार में उनका होता है ना, नासा द्वार में श्वसन अंग होता है। अगला यहाँ पे देखिएगा, ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में रहते हैं, श्वास लेते हैं नासा द्वार, गिल्स, क्लोम, पूंछ या कोई नहीं। ठीक है, तो ये गिल क्लोम से श्वास लेते हैं। मेढक कैसा जंतु है? जलीय, स्थलीय, उभयचर या कोई नहीं? प्रश्न आपका आया हुआ है जेटेट में। ठीक है, तो मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी या कोई नहीं ना। तो देखिए, जो जल में रहता है उसको जलीय प्राणी, जो स्थल पर रहता है स्थलीय प्राणी, और जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है, उसको उभयचर प्राणी। तब मेढक के देखिए, आप नदी में जाइएगा तो वहाँ मेढक मिलेगा, और जब धरती पर आइएगा तब वो मेढक मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी। जो दोनों जगह में रहने के लिए अनुकूलित है उसको हम लोग उभयचर प्राणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेढक का श्वसन अंग है नसा छिद्र, फेफड़ा, नसा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो मेढक देखिएगा यहाँ पर पानी में भी मिलेगा आपको, और उसके बाद देखिएगा तो आपको सतह पर भी मिलता है ना। तो इसका कारण क्या है? तो इनका श्वसन अंग जो होता है दो होते हैं। ठीक है, नसा छिद्र होते हैं और फेफड़ा भी होते हैं ना। मेढक का पिछला पैर कैसा होता है? झिल्ली युक्त, छोटा, टूटा हो या कोई नहीं? तो मेढक का पिछला पैर देखिएगा तो वो आपका झिल्ली युक्त होता है। बत्तख कैसा जंतु है? बत्तख कैसा जंतु है? स्थलीय जंतु, जलीय जंतु, उभयचर प्राणी या कोई नहीं? ठीक है, तो बत्तख को आप देखते हैं कि पानी में भी रहता है और जल में भी रहता है। कहीं कहीं देखिएगा जल में भी बत्तख लोग तैरते रहते हैं, और कहीं कहीं देखिएगा पानी में भी रहते हैं। तो ये दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है, चाहे वो स्थल हो या जल हो, दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है। इसलिए इसको आप डालेंगे उभयचर प्राणी में। किस में डालेंगे? उभयचर प्राणी में डालेंगे। ठीक है, बत्तख का श्वसन अंग है, बत्तख का श्वसन अंग है नसा छिद्र, फेफड़ा, नसा छिद्र और फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो बत्तख का श्वसन अंग जो होता है दोनों होता है, नसा छिद्र भी होता है और फेफड़ा भी होता है, यानी दोनों होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्राणी अपना भोजन जीवित प्राणियों के शरीर से करता है, जिसमें प्राणी अपना भोजन जीवित प्राणियों के शरीर से करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम या सभी। ये क्या करते हैं? तो ये मृत जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मृतजीवी का उदाहरण होंगे ये सभी अपना आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नोट्स है, जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत या विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है उसको मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत या विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो इसमें प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो मृत जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष जो होते हैं विघटित, उससे प्राप्त करता है, इसलिए इसको मृतजीवी में कहते हैं। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत यहाँ पर आता है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर, इसमें कौन कौन आता है? तो फफूंदी भी उसी का है, कुकुरमुत्ता भी उसी का है, मशरूम भी इसी तरह से पोषण करता है, मृतजीवी से ही लेता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे पौधे जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कहते हैं, खाली स्थान है, कहते हैं। कुछ पौधे देखिए ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए कीटों को अपना शिकार करते हैं, कीट को अपना शिकार करते हैं और अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और वही उनका भोजन होता है। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधा, परपोषी पौधा, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं? तो स्वपोषी पौधा किसको कहेंगे? जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी पौधा, जो पौधा अपना भोजन दूसरों से बनाता है उसको परपोषी पौधा, और जो पौधा
कीट को मार करके खाता है। जो पौधे जो होते हैं कीट को अपना भोजन बनाते हैं उसको कीटभक्षी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटभक्षी पौधा। अगला, वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? घटपर्णी या कलश पौधा, वेंडुला, कैंडुला या कोई नहीं। तो वैसा पौधा जो कीट को अपने भोजन के रूप में लेता है उसको घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, तो घटपर्णी में चला जाएगा। ठीक है, ये पौधा किस प्रकार का होता है? तो देखिए ये पौधा इस प्रकार का, यहाँ पर एक कलश के समान का होता है। इसमें जैसे ही कोई कीट आता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर इसके जरिए जो होता है यहाँ ये अंदर आ जाता है और ये पौधे में मर जाता है। तो ये घटपर्णी का पौधा होता है। अगला है, कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन ... की आपूर्ति के लिए करते हैं। किसकी आपूर्ति के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को अपना आहार बनाते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कोई नहीं। ये देखिए यूपी टेट में 2 बार प्रश्न पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप कह लीजिए बिहार टेट में भी 1 बार आ गया है। कीटभक्षी पौधा जो है एकदम याद रखिएगा, कीटभक्षी पौधा से एक प्रश्न आपका आएगा और ये बहुत ही अल्टर प्रश्न है जो आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। यदि आप किताब से पढ़िएगा तो ही आपको ये सब प्रश्न मिलेंगे जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, नहीं तो सब जहाँ तहाँ से प्रश्न आपका चला जाएगा। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो कीटभक्षी पौधे से एक प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में। तो कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? याद रखिएगा नाइट्रोजन। किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? नाइट्रोजन के लिए, न तो ऑक्सीजन न तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है। अगला, इनमें से किन में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है? क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें से किस में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है? शैवाल, हरे पौधे, कोई नहीं या कवक। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से है आपका जो क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है वो है आपका कवक। हरे पेड़ पौधे में तो शैवाल होते ही है, क्लोरोफिल पाया ही जाता है। शैवाल में भी रहता है लेकिन कवक में मृतजीवी है इसलिए इसमें नहीं रहता है। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। ठीक है, 1001 बार पूछा गया है कि वायुमंडल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। उसका क्या नाम है? राइजोबियम नामक जीवाणु जो है करते हैं। अगला, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा गया, प्रश्न 1001 बार। तो राइजोबियम एकदम याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से निकल के आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ मिलेगा आपको JCERT का टेक्स्ट बुक मिलेगा, NCERT में मिलेगा। तो आपको झारखंड राज्य का है इसलिए आपको JCERT का टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है। आप बाहर कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आपको सिर्फ धोखा होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स लेकर के एक बार अवश्य पढ़ करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर JCERT का 6 to 10 तक का कंप्लीट आपको देख लेना है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है चना, मटर, अरहर, मूंग, दलहन पौधों की जड़ें या सभी। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यानी दलहनी पौधे आप किसको कहेंगे? तो दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो दाल वाले पौधों में यहाँ पर चना मटर भी है, अरहर मूंग भी है, दलहन पौधों की जड़ें, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स बने हुए हैं, जो यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए लिख दिया गया है। दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो फलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं और यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। दोनों में सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? CG टेट में 1 बार, U टेट में 1 बार, H टेट में 1 बार।
यानी प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया हो रही होती है तो हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से जो ली जाने वाली गैस है वो आपका यहाँ पर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की आवश्यकता होती है, तो CO2 लिया जाता है और मुक्त क्या किया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसका उपयोग मानव अपने श्वास ले लेता है। और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस लेते हैं? तो CO2 गैस लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दोनों प्रश्न देखिए कन्फ्यूजन डालता है और दोनों प्रश्न ही आता है बार बार आपको, इसलिए एकदम कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी उसके लिए उसमें कच्चा पदार्थ जो जरूरी पड़ेगा वो कौन कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या सभी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप किसके पहले देखे थे कि प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे में होता है तो उनको उनकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तब पहला अनिवार्यता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, दूसरा अनिवार्यता कर दिया गया, और तीसरा अनिवार्यता जल है। यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 का हमने दिया, ये आपको जीके के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, तो जीके भी पढ़ना है तो आपको यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है, अलग से सिलेबस नहीं दिया गया है। क्लियर है? हमारा सूर्य है, ठीक है, चंद्रमा है, हवा है, मध्य तारा है या कोई नहीं। ठीक है, ये यूपी टेट में 3 बार प्रश्न पूछा है। यूपी टेट में कई बार? 3 बार। उत्तराखंड टेट में कई बार? 1 बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारा सूर्य क्या है? तो हमारा सूर्य क्या है? एक मध्य तारा है। सो क्या कहते हैं? हमारा सूर्य एक मध्य तारा के समान होता है। 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आपका आर टेट में आया हुआ प्रश्न है और बी टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र, सप्तर्षि, ध्रुव तारा या कोई नहीं। ठीक है, तो 7 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। सप्त माने 7 और ऋषि माने तारों का समूह, तो सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाले तारों को क्या कहते हैं? जो तारे उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं उन तारों को क्या कहते हैं? सप्तऋषि, ध्रुव तारा, नक्षत्र या उल्कापिंड। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाले तारे को क्या कहते हैं? उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाले तारों को ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव तारा कहते हैं, जो तारे उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर दिखलाई पड़ता है? ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर दिखलाई पड़ता है? उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा या उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारे हमेशा किस दिशा की ओर दिखाई देते हैं? यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है, CG टेट का आया हुआ प्रश्न है और यहाँ पर झारखंड का भी टेट का प्रश्न है। ठीक है, तो ध्रुव तारे हमेशा आकाश में किस दिशा की ओर दिखाई देते हैं? तो उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। किधर दिखाई देते हैं? उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है? कौन सा खगोलीय पिंड है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है? सूर्य का, तारा का, ग्रह का या सप्तऋषि का? ठीक है, किसका अपना प्रकाश नहीं होता है? तो देखिए, सूर्य का अपना प्रकाश है, तारा का अपना प्रकाश है और ग्रह सप्तऋषि का अपना प्रकाश है, लेकिन ये ग्रह जो है इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया कौन है? CG टेट में 3 बार अब तक आ चुका है। ठीक है, CG टेट में 3 बार आ चुका है, बिहार टेट में 1 बार आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न का बौछार रह रहा है सौर मंडल से। सौर मंडल का पूरा नोट्स यहाँ से लेकर के देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इससे अच्छा है कि क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए वो और आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तारा, ग्रह, चंद्रमा या सूर्य? ठीक है, तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है।
हमारा सूर्य किन दो गैसों से मिलकर बना है? हमारा सूर्य किन दो गैसों से मिलकर बना है? यही प्रश्न झारखंड टेट का पूछा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सूर्य है वो दो गैसों से मिलकर बना है जिसका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? पूछा जा रहा है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 7। इसमें जो जैसा दिमाग लगाएगा वैसा मार देता है। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक जो न्यूज होता है वही मिलता है नंबर। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 है। अगला, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सबसे निकट का ग्रह बुध है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, वरुण। ठीक है, तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह जो आपका हो जाएगा वो आपका वरुण है। कौन है? वरुण है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह। चलिए अगला, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? आकार की दृष्टि से देखिए, आकार देखना है तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। आकार के अनुसार से सबसे छोटा ग्रह कौन है? आकार के अनुसार से सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। इसमें आंतरिक ग्रह कौन है? अंदर की ओर वाले ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, सभी। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी यानी सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लिखने पर प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो है आपको किस में आ गए? तो ग्रह में आ गए। और आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसी को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह में है। और इसमें वायु ग्रह कौन है? वायु ग्रह उन्हीं का पार्ट हो गया जो 2 भाग में बटा होगा। वायु ग्रह कौन है? इसमें बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है या सभी है। ठीक है, तो इसमें वायु ग्रह कौन होता है? तो सबसे बाहर जो रहता है उस ग्रह को हम लोग वायु ग्रह कहते हैं। तो इसमें वायु ग्रह कौन है बताइए आप लोग? तो इसमें बाहरे वाले ग्रह जो है आपका सभी हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस सभी जो है वायु ग्रह है। अगला, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। क्या है? आपका शुक्र है। साय का तारा किसको कहते हैं? शुक्र, बुध, अरुण या वरुण। शुक्र को साय का तारा भी हम लोग कहते हैं, भोर का तारा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। साय का तारा शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किसको कहा जाता है? बुध, चंद्रमा, शुक्र या मंगल। तो ये भोर का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्रवार को ही कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुध, पृथ्वी, शुक्र। ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी किसको कहते हैं हम लोग को बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? शुक्र होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी सब शुक्र को कहते हैं। कौन ऐसा ग्रह है जिसको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देखा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? इसका राइट आंसर होगा शुक्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति? ठीक है, तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है आपको बताना है। तो अब यहाँ पर जो है आपको बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? ठीक है, 10 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च? ये प्रश्न आपका यूपी टेट में भी पूछा गया है, सीजी टेट में भी पूछा गया है, बिहार टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, हो सके आपके झारखंड टेट में भी आ जाए। तो इसका राइट आंसर है देखिए यहाँ पर 21 मार्च।
कब है? 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 मार्च को। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 23,200 वर्ग किलोमीटर, 23,605 वर्ग किलोमीटर, 22,605 वर्ग किलोमीटर या 23,804 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये झारखंड राज्य में, ये आपको बता देते हैं, ये आपका जो है जेएसएससी में अब तक 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो आपका झारखंड में तो हो सके आपका भी आ जाए कि झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है। तो ये आपका कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 23,605 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर में? 23,605 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? झारखंड में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? अभी तक जेएसएससी के एग्जाम में ये 11 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, झारखंड के एग्जाम में 11 बार से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? 29%, 25%, 22% या नीचे एक ऑप्शन है 24%। ठीक है, तो झारखंड राज्य में आपको बता देते हैं 29% भाग पर वन है, जो कि और वन यहाँ पर अधिक होने चाहिए थे। ठीक है, तो 29% भाग पर वन है। एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाना और इस कड़ी का एक प्रक्रम चलता रहता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य प्रक्रम, खाद्य निवारण या कोई नहीं। ठीक है, तो एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को एक कड़ी के रूप में, कड़ी मतलब श्रृंखला के रूप में जो चलता आ रहा है उसको क्या कहेंगे? तो जो यह क्या चलता आ रहा है, एक जंतु दूसरे जंतु को खा रहे हैं, तो खाना मतलब खाद हो गया, और उसी का एक कड़ी चल रहा है, तो कड़ी मतलब यहाँ पर श्रृंखला हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो संतुलन करते हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसका ऑप्शन होना चाहिए। अगला है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त करते हैं। देखिए यही प्रश्न, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निर्मुक्त करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये प्रश्न अभी तक आपको बता देते हैं, यूपी टेट में 5 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 2 बार पूछा गया है, और असम टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। अब देख लीजिए कितना बारी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा क्या निर्मुक्त करते हैं, क्या छोड़ते हैं? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जलवाष्प। ठीक है, तो देखिए जब पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये बात फिक्स हो गया। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पौधे किस प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हो गया ना? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो जब यह प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रहा होता है, तो पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? तो वायु से लेते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। अब रही बात कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही तो उसमें छोड़ते क्या हैं? तो वे जब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, तो ये वायुमंडल को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या निर्मुक्त करते हैं? ये ऑक्सीजन निकलता है, और इसी के कारण आदमी और मानव के बीच में क्या रहता है? संतुलन बना रहता है पर्यावरण के बीच में। ठीक है, पर्यावरण के बीच में संतुलन बना हुआ रहता है कि जितने पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, और वो उसी के अनुपात में ऑक्सीजन का निर्मुक्त करते रहते हैं, जिससे कि हम मानव जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ऑक्सीजन। यही प्रश्न देखिए बार बार पूछ देता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्लियर भी हमने कर दिया। प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वायु को, जल को, वन को या भूमि को? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न प्रकृति का फेफड़ा वाला भी प्रश्न आपको पूछा गया है, प्रकृति का फेफड़ा वाला प्रश्न भी आपका पूछा गया है। हरियाणा टेट में 2 बार आया है, और सीजी टेट में जो है आपका 1 बार आया है। उसी तरह से आप देखिएगा यू टेट में भी 1 बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो देखिए प्रकृति का फेफड़ा में क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति का फेफड़ा वन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वन को, क्योंकि हम वन हमें क्या देते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। वन से हमें बहुत ही लाभ होते हैं। तो प्रकृति का फेफड़ा जो है वो आपका वन है। क्या है? प्रकृति का फेफड़ा
वन है जहां हम जिंदा रहने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे कुछ नोट्स बना दिया गया है, जो यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा इसी को कहा जाता है। वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं। वृक्ष जो है, पेड़ पौधे जो है, वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं, कहाँ से जल लेते हैं, आपको बताना है। ठीक है, पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, या कोई नहीं। तो ये वृक्ष जो होता है, जल का अवशोषण जो होता है, वृक्ष में जड़ पाया जाता है और जड़ पृथ्वी के अंदर तक जाती है और उसी जड़ से ये जल का अवशोषण कर रहे होते हैं, जिससे पेड़ पौधे गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद भी नहीं सूखता है और आपका यहाँ पर जल का अवशोषण होते रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से देखिए एक प्रश्न पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग से, विश्व उष्णन से एक प्रश्न पूछता है, आप याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन क्या है? होता क्या है कि जब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाती है, वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ का वातावरण भी क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ने लगता है और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है उसी को हम लोग कहते हैं विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसी को कहते हैं विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा ना, तब जाके ग्लोबल वार्मिंग होगा, तब जाकर के विश्व उष्णन होगा और तब जाकर के गर्मी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या झारखंड? ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन के सारे डिटेल्स अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन वाला चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हो सके कि आपका एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला, एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक? ठीक है, तो एपिको आंदोलन जो है, एपिक यानी कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक से है एपिको आंदोलन का संबंध। झारखंड में किस प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड में तो देखिए पतझड़ वन पाया जाता है, पतझड़ वन पाया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी है, यानी शुष्क पतझड़ वन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वन के संबंध में क्या सही है? देखिएगा यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि वन के संबंध में क्या सही है। वन से एक प्रश्न आएगा, आप गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, जीके सेक्शन के भी अंतर्गत आएगा और जो विज्ञान तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा। वन के संबंध में क्या सही है? वन मृदा अपरदन से बचाता है, बिल्कुल सही है। जहाँ वन है वहाँ पर मिट्टी जो है वो कटती नहीं है और मृदा अपरदन से बचाव होता है। वन पर्यावरण संतुलन में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगला, भौम जल स्तर को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, पानी धीरे धीरे रसता है, इसलिए यह भौम जल स्तर को बनाए रखता है। एक ही बार पानी नहीं आता और वो भाग जाता है। ठीक है, तो भौम जल स्तर को बनाए रखने में ये सहायता करता है। और नीचे है सभी, तो इसका राइट आंसर सभी में ही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर? ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर के नाम में जो जाना जाता है वो आपका प्रशांत महासागर है। वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और ये यूपी टेट में आपको 2 बार पूछा गया है और यहाँ पर कहिएगा राजस्थान टेट में, तो यहाँ पर 1 बार इस प्रश्न को जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कह लीजिए, वो भी आपको प्रशांत महासागर ही आता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है? किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है? राजस्थान टेट में 1 बार पूछा गया है, हरियाणा टेट में 1 बार पूछा गया है और यहाँ पर कहिएगा पी टेट में भी 1 बार पूछा गया है। ठीक है, तो किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? ठीक है, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर जो होता है उसकी भी आकृति जो होती है वृत्ताकार होती है। उसकी भी आकृति क्या होती है? वृत्ताकार
कार होती है। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? याद रखिएगा मेरियाना गर्त, मैरीन ट्रेंच याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरियाना गर्त आया हुआ प्रश्न है आपका यूपी टेट में 3 बार, और यहाँ पर कहिएगा बिहार टेट में भी एक बार पूछ दिया गया है। उसी तरह से आप देखिएगा तो एच टेट में भी एक बार पूछा गया है ना। तो ये प्रशांत महासागर बहुत अच्छा जो है टॉपिक है। प्रशांत महासागर का लगभग चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान है या जीके है, वो दोनों में आएगा। अगर 1 से 5 की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जीके सेक्शन में चला जाएगा, अगर कोई 6 to 8 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सामाजिक विज्ञान में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस में है? तो वो भी आपका यहाँ पर आंसर डी है, यानी प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। किस में है? प्रशांत महासागर में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो विश्व का देखिए जो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है विश्व का, वो आपका प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर आता है। कौन आता है? अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। आपको हम महासागर का नाम भी याद करने का अभी ट्रिक पढ़ाएंगे, ठीक है। महासागर का नाम याद रखने का भी ट्रिक अभी आपको हम बताएंगे, नीचे आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा। और इसके पहले भी हमने बता दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा दे रहे हैं जो कि विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना, आप प्रीवियस ईयर जो आपको हम ये सब बता दे रहे हैं ना, ये सब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन करने में इसमें समय लगता है, लेकिन इसके बाद भी यदि आप नहीं जुड़ रहे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी देखिए यहाँ पर देखने के बाद यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ, अभी तो क्लासेज चल रही है, आप क्लासेज पीडीएफ वाली जो चल रही है उसको जरूर देख लीजिए सभी को, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे ट्रिक से बताया जा रहा है ना कि आपको फिर कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगा, इसलिए आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन हो गया? अटलांटिक महासागर हो गया। अंध महासागर किस महासागर को जाना जाता है? अंध महासागर किस महासागर को जाना जाता है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही देखिए अंध महासागर भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि समुद्र और महासागर को एक साथ जोड़ते हैं क्या कहलाता है? पठार संधि, वन संधि, जल संधि, दरा संधि। कल ही जो क्लास चला था उसमें आप सभी ने इसको देखा था। पानी का 2 संकरा स्थल जो समुद्र और महासागर को एक साथ जोड़ते हैं उस संधि को हम लोग कहते हैं, देखिए जल संधि। उस संधि को क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। इसमें जल संधि किस में है? सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महासागर की संख्या कितनी है? महासागर की संख्या कितनी है? याद रखिएगा महासागर की 1, 3, 5 कोई नहीं, तो इसकी संख्या कितनी है? 5 है। महासागर की संख्या 5 है। ये भी आपका बिहार टेट का प्रश्न है और साथ ही ये आपका जो है असम टेट का प्रश्न है जो पूछा गया था। तो ये 2 जगह प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग याद कर लेंगे महासागर के बारे में। देखिए, आंटी आकर कही, याद रखिएगा महासागर का नाम एकदम, ठीक है। आंटी आकर कही प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। कोई आंटी आई और वह आकर क्या कही कि ये जो प्रशांत और अटल, इसका नाम प्रशांत है, इसका नाम अटल है, तो प्रशांत और अटल क्या है? भैया हिंदुस्तानी है, भैया हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो ये बस याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे, आंटी ने आकर कही या आंटी आकर कही, बस। आंटी कौन बताई? प्रशांत और अटल, ये दोनों भाई हैं। प्रशांत और अटल के बारे में एक आंटी आई, वो बताई कि प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। इतना ही से आपको ट्रिक बन गया। महासागर क्या है उसका नाम याद हो जाएगा और महासागर का नाम भी याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो देखिए, आंटी से हो गया अंटार्कटिक महासागर, आकर से आर्कटिक महासागर, प्रशांत से प्रशांत महासागर, अटल से अटलांटिक महासागर और हिंदुस्तानी में हिंद से हिंद महासागर। क्लियर हो गया ना? तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। एक लाइक दबा दो भाई, एक लाइक दबा दो मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, और यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी एक लाइक दबा दीजिए। सब महासागर का नाम हमने कंप्लीट करवा दिया। हो गया ना? किससे कहा? प्रशांत और अटल खड़े थे। कैसे? प्रशांत और अटल खड़े थे, आंटी आकर कही कि प्रशांत अटल हिंदुस्तानी है। क्लियर? इस तरह से कुछ बना के देखिए, कुछ चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है।
चलिए देखिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। कल तो महाद्वीप हमने पूरा क्लियर कर दिया था आप सभी को, ठीक है, याद है। तो अभी अभी टेस्ट चल रहा है, आप इसमें भाग ले रहे हैं, तो बताइए जल्दी जल्दी कौन सा है, ठीक है। तो सभी को देखिए, पहले थ्योरेटिकल क्लासेस जितने चलते हैं आप सभी को देख लीजिएगा, उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव भी करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना। तो उसको जरूर देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बता देते हैं, 101 बार ये प्रश्न आ गया है, 101 बार, याद रखिएगा, बहुत ही सुसुमुहूर्त है इस प्रश्न का। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ दिया गया प्रश्न है, 101 बार पूछ दिया गया है। आपको लगेगा बहुत हल्का प्रश्न है, देखिए प्रश्न तो हल्के भारी दोनों आते हैं ना, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हल्के में ही लोग, इसलिए सबको अच्छी तरह से देखिएगा और सबको उतना ही महत्व दीजिएगा, जितना कमजोर का, जितना बलवान का, ठीक है, सबका कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। देखिए इसके लिए हमने कल तो आपको बताया भी था, क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था ना, क्या बताया था, सिया लड़की है, सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, कल बताया था ना, नासा आंटी का रूप लिया। इससे क्या याद हो गया था, इससे महाद्वीप या महादेश जो कहिए उसका नाम याद करवा दिए थे, अभी नीचे और कर भी करवा देंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, बताइए। 101 बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए सब प्रश्न कहाँ से आ रहा है, JCERT के नोट से, मत सोचिए, केवल लाइव लोग परेशान हैं, कहाँ, चेहरा देखने के लिए। देखते रहिए, चेहरा देखने से अगर एग्जाम निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है भाई, निकाल लीजिए चेहरा देख के एग्जाम। नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, आपको बता दे रहे हैं, आपको हम अभी दावा करते हैं नोट्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। जितने मेहनत करके बनाया गया है ना सभी किताब का, यहीं से ही गिरता है। सहायक चार्ज में तो छड़ी लग गई सभी की, और यहाँ से बहुत लोगों का निकला, लगभग 50 में 42 हाईएस्ट स्कोर गया था, आपको बता देते हैं। तो सभी को जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये यूपी टेट, MP टेट, CG टेट सब में ये प्रश्न एकदम बौछार कर दिया था, ठीक है। एशिया और यूरोप से मिलकर निर्माण होता है, मत पूछिए कहाँ आया था, तो जेटेट में आया था, जेटेट में आया था। लोगों ने कहा अरे भाई प्रश्न कहीं मिला ही नहीं, और जब जा करके देखे ना ये क्लास 6 में ही, तो उनकी तो हट्टी पट्टी हो गई कि भाई ये तो प्रश्न JCERT से पूछा था। तो यही तो है, अभी भी संभल जाइए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, और यहाँ पर नोट से जो भी आपको जेटेट निकालना है ना, 101% परचम लहराना है ना, तो इसको तो देखना भूलिए मत। तो यूरोप और एशिया मिल के क्या बनाया था, याद है, यूरेशिया। क्या बनाया, यूरेशिया। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग की तैयारी चल रही है, बस जुड़े रहिएगा और जोड़ते रहिएगा, ठीक है। यूरेशिया क्लियर। चलिए देखिए, एशिया को यूरोप से अलग कौन सी पर्वत करती है, एशिया को यूरोप से अलग कौन सी पर्वत करती है, 101 बार प्रश्न पूछा गया है। आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, कोई नहीं। तो एशिया को यूरोप से जो अलग करती है, यूराल पर्वत, या नदी पूछेगा तो यूराल नदी। तो एशिया और यूरोप को अलग यूराल पर्वत या यूराल नदी करती है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, चलिए एक बार फिर से बता दें। एक ट्रिक आपको दिया था हमने, कल दिया था ना, क्या दिया था, लिखा था हमने, सिया ने फ्री में नासा, NASA नासा आंटी का रूप लिया। सिया से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, फ्री से अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप, नासा में NA से नॉर्थ अमेरिका और SA से साउथ अफ्रीका, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक और का रूप से यूरोप, और लिया से ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में नासा NA उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, यही तो है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, आपको अफ्रीका में चला जाना है, ठीक है, अफ्रीका में चला जाना है। अगला, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, तीनों गुजरती है। बहुत बार 101 बार ये प्रश्न पूछ दिया, 101 बार प्रश्न पूछ दिया। सब प्रश्न JCERT से आ रहा है या NCERT कह लीजिए, ठीक है। ये अगर देखिएगा तो ये सभी राज्यों में पढ़ना है, NCERT कह लीजिए। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो यही तो अफ्रीका है ना, अफ्रीका महाद्वीप तो ही है जो जिससे तीनों जो है आपको रेखा गुजरती है, अफ्रीका से याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेह रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या सभी, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है
वो सहारा रेगिस्तान है। और ये प्रश्न 1001 बार, 101 बार नहीं, 1001 बार पूछा है। एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि रेगिस्तान वाला आ रहा है, ठीक है, और इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और प्रश्न जब भी होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हमारे सेशन में जाकर के जो प्रीमियर क्लास लगी हुई रहती है उसमें चैट जरूर कीजिए, इसका A B C इस तरह से जरूर लिखा कीजिए, आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, शुष्क या नम? ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? आपका प्रश्न है यूपी टेट का, CG टेट का, दोनों में पूछा, एकदम दम दबा के पूछा, ठीक है। तो आपका भी शायद झारखंड में नंबर लग जाए इस प्रश्न का लॉटरी, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यह एक गर्म रेगिस्तान है। किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी प्रश्न आया 51 बार, ये भी प्रश्न आया। सहारा रेगिस्तान को तो छोड़ेगा नहीं भाई। तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है। देखिए एशिया और अफ्रीका दो को तो एकदम मह देगा भाई, और एक लास्ट वाला, इसलिए एकदम देख लेना। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। गोमती, मिसिसिपी, लूनी या नील नदी, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी किसको है? नील नदी है। 1001 बार प्रश्न अब तक तो बार बार छप ही रहा है। यूपी टेट में तो देखिए सबसे अभी अगर टेट ज़्यादा हुआ है तो यूपी में होता है, हर 6 महीना पर हो जाता है, आपको पता होगा। तो यूपी टेट में अब तक 3 महीना हो गया है, 3 बार हो गया है। असम टेट में 1 बार हो गया है, हरियाणा टेट में 1 बार पूछ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अभी तक टेट कहाँ हुआ, कभी प्रश्न पूछ देगा ना, तो याद रखिएगा यूपी में ना, एकदम टाइम टेबल से होता है भाई। और CG में भी आपको निकालना है ना, तो वहाँ चले जाइए, बहुत जल्दी टेट आपका निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नील नदी किस महादेश में बहती है? नील नदी किस महादेश में बहती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो नील नदी किस महादेश से होकर बहती है? तो नील नदी को भी याद रखिएगा अफ्रीका मार रहा दंगल, अफ्रीका। और ये प्रश्न भी पूछ दिया गया 101 बार। अभी तक जब आप एग्जाम देते हो तब गिन के देखिएगा, इतना बारी प्रश्न आया है ना कि मत पूछिए, इसका लॉटरी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो नील नदी तो आप लोग देख करके ही एग्जाम में जाएंगे। अगला, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं पनामा जल स्तूप, पनामा स्थल संधि, पनामा दरा संधि, मिश्रण संधि, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक संक्रिय स्थल, याद रखिए स्थल से जुड़ी हुई है। तो स्थल से जुड़ी हुई है तो हम लोग क्या कहेंगे? पनामा स्थल संधि कहेंगे। अगर जल से जुड़ी हुई रहती है तो क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। और दर्रा से जुड़ा हुआ रहता है क्या कहते हैं? पन्ना दर्रा संधि कहते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक संक्रिय स्थल से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको पनामा स्थल संधि कहेंगे। और ये प्रश्न जो है आपका H टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अभी तो देखिए हमने बता दिया था सिया ने फ्री। तो सिया, एशिया, ने का कोई अर्थ नहीं है, फ्री का मतलब अफ्रीका था। नासा आंटी, NASA, नासा, तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका ये तीसरा स्थान पर हुआ और साउथ अमेरिका चौथा स्थान पर हुआ। तो ये पूछा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका, बी को मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, आल्प्स, यूराल या हिमालय, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये भी प्रश्न आपको 2 बार अभी तक देखिए एग्जाम में, एक बार यूपी टेट में आया हुआ था और एक बार जो है राजस्थान टेट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आए हुए हैं। अगला, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप में, ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला, सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है? अमेजन नदी, नील नदी, लूनी नदी या कोई नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है अमेजन नदी, नील नदी, लूनी नदी या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी का जो निर्माण करती है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी बहती है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? एशिया, अंटार्कटिक, अटलांटिक या प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप होते हैं? तो देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप जो होता है ना, अंटार्कटिक, उसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ की चादरों से ढका हुआ रहता है,
बर्फ की चादरों से हमेशा ढका हुआ रहता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कल भी इसको हमने थ्योरेटिकल क्लास में आपको सारा चीज बताया था। श्वेत महाद्वीप कहते हैं किसको, ये अंटार्कटिक महाद्वीप को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ की चादरों से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से कहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताइए। 101 बार ये प्रश्न पूछा गया। बड़का और छोटका के तो लगा हुआ रहता है, एकदम लाइन लगा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आपको बताया था ना, सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। लिया लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, लिया लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लिया लिया ऑस्ट्रेलिया। चलिए याद कर लीजिएगा। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महादेश को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया को देखिए द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से आपको जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, बीच में आपका टापू के जैसा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट्स भी करवा दिए। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला, चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न इस तरह से बीच से घुस के आता है ना कि मत पूछिए। ये प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में आ ही जाता है, चारों तरफ से और तीन तरफ से। एकदम क्लियर रहिएगा। तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं ना। 4-2 मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है तो 2 माने द्वीप। तो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? जेटेट में ये पूछा गया है 1 बार, ठीक है। एच टेट में पूछा गया है 2 बार और पी टेट में पूछा गया है 1 बार। तो याद रखिएगा तीन तरफ से, तो ठीक है। तो देखिए सुनते हैं कभी कभी ना, कहते हैं प्रायः 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एक साथ प्रायः 3। तो यहाँ पर तीन तरफ से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, तो प्रायः मतलब प्रायद्वीप याद रख लीजिएगा। तीन तरफ से प्रायः 3 आदमी, तो प्रायः मतलब प्रायद्वीप याद रखिएगा। तो तीन तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा उसको क्या कहिएगा? प्रायद्वीप कहिएगा। क्या कहिएगा? प्रायद्वीप कहिएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 78, 71, 75, 80, ठीक है। तो देखिए यहाँ के अनुसार जो अभी आपको जो जेसीईआरटी में आंकड़ा दे रहा है उसके अनुसार है 71% भूभाग पर जल है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध जल है? ये आपका जेटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, जेटेट में, और उसके बाद एच टेट में 2 बार आया हुआ है, यूपी टेट में 1 बार आया हुआ है और सीजी टेट में 1 बार आया हुआ है ये जल। तो ऐसे जल चैप्टर आपको हम इसके पहले पढ़ा दिए हैं, ये सब चीज़ पढ़ाई हो गई है, आप देख लीजिएगा। और जो देखिए अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, आपको बता देते हैं, ठीक है। आप जहाँ भी जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, लेकिन यहाँ भी आप नोट्स लेकर के पढ़ना और क्लास करना मत भूलिएगा। और वो भी आपको हम बहुत ही चीप रेट पे आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, नहीं तो कल से हो जाएगा आपको 1000 रुपये। इसलिए अभी के अभी जुड़ जाइएगा, नहीं तो अब यहाँ पर ऑफर समाप्त होने वाला है। आपको मिलेंगे 500 वाली चीज़ें 1000 रुपये में। तो आज जुड़िए, अभी जुड़िए, और यहाँ पर पूरे जेटेट पास करने के लिए 101% गारंटी आपको टीम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जल का कितना प्रतिशत भाग, तो इसके लिए बोले थे 2.5 से लेकर 3 तक में कोई ऑप्शन देगा तो आप मार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.7 दिया है, तो 2.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा।